अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि KTG के हवाले से है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके साथ साथ जो रिलेशन है प्रेशर का वो भी समझ चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, यानी कि किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करती है। और जाहिर सी बात है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर जो कि आपको पता है कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो कि बाकायदा हम लोग मेजर कर सकते हैं लैब में डायरेक्टली, लेकिन वो किस तरीके से असरअंदाज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, ये आज के लेक्चर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जानते हैं हम कि हमें अप्लाई करनी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। और मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम प्रेशर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेशर इक्वेशन जिसे कहते हैं, P बराबर होता है 1/3 रॉ V स्क्वायर का एवरेज। जबकि आप जानते हैं क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, रॉ रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, और V स्क्वायर का एवरेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज। सही है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के स्क्वायर के एवरेज को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, ये रॉ की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वैसे डेंसिटी क्या बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि गैस का मास कितना है उसको डिवाइड करा दें आप कि गैस का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, गैस के वॉल्यूम को तो हम लोग सीधा सीधा V से शो करेंगे, लेकिन जो गैस का मास है उसको मैं शो करूँगा Nm से। अब क्या है Nm, वो आपको बताता चलूँ। N जो है वो जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कि जहाँ कहीं भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन है। और स्मॉल m जो है ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, आप कह सकते हो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो टोटल अगर आपको मास ऑफ गैस चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखो, एक मॉलिक्यूल का मास 1 m है, 2 मॉलिक्यूल का मास 2 m होगा, 3 मॉलिक्यूल का मास 3 m होगा। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इस वजह से हमें टोटल मास निकालने के लिए Nm करना पड़ेगा। अब इस Nm ओवर V, और ये वॉल्यूम है V, ये तो आपको मालूम ही है। V जो है वो गैस का वॉल्यूम है, जिस गैस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे अंदर कंसिडरेशन है, तो इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ रॉ, डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1, P बराबर होता है 1/3 रॉ की जगह पर आएगा Nm ओवर V यानी कि वॉल्यूम, और ये है V स्क्वायर का एवरेज, वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज, और ये वॉल्यूम है। गलती से भी एक V से V कैंसिल नहीं कर देना, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, V देख के बोलते हैं फ़ौरन कैंसिल हो जाए, नहीं, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज है। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करो, V को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर आओ, तो इसको हम कह सकते हैं PV बराबर आएगा 1/3 Nm, और यहाँ पर आ जाएगा V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, PV करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक फार्मूला हमें पता है जो कि PV का ही फार्मूला है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस्तेमाल करी। सो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अगर हम इस्तेमाल करते हैं जनरल गैस इक्वेशन को, तो आपको पता है कि PV बराबर होता है nRT के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ये जो आंसर आया ये आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और ये जो आंसर आया ये आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन है, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है। याद रखिएगा, कैपिटल N जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और स्मॉल n जो है ये नंबर ऑफ मोल है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है जो कि एक्चुअली हमें चाहिए।
अब ज़रा इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, इनको कंपेयर करा हमने, तो कंपेयर करके पता चला दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। तो फॉर्मूला बन सकता है NRT बराबर हो सकता है 1/3 NM V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है भाई, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट को भी इक्वल लिख लिया, तो NRT बराबर आ गया 1/3 NM V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, इसी को आगे लेके बढ़ते हैं। टी को अलग करें क्योंकि फार्मूला टी का ही ड्राइव करना है, तो अगर टी को अलग करते हैं तो टी बराबर आ जाएगा 1/3 अपनी जगह पर है, ठीक है, NM V स्क्वायर और डिवाइड में लिख देते हैं N को और R को। ठीक है, N और R डिवाइड के अंदर आ गए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने हैं और फिर फार्मूला अपने आप बनता रहेगा। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। यहाँ पर एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है उसकी क्या डेफिनेशन है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो हम कह सकते हैं ये हो सकता है नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कराएंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मोल या नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली बराबर आता है Na के, और Na की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है, 6.023 10⁻23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट मोल। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, Na की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर सिंबल के अंदर लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा Na इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैपिटल N से शो करते हैं और नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से शो करते हैं। तो इसका मतलब एवोगैड्रोस कांस्टेंट बराबर हो सकता है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। तो इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, क्या बनी इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, वैल्यू को पुट करा इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट t बराबर आएगा 1/3। ठीक है, n/n की जगह पर आ जाएगा Na। ठीक है, यहाँ पर Na आ गया और यहाँ पर आ गया R, और MV स्क्वायर को आखिर तक अलग से लेके चलना है। उसकी एक वजह है, बिल्कुल आखिर में आके आपको समझ में आएगी कि ये हमें आखिर तक लेकर चलना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Na यानी कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, Na खुद एवोगैड्रोस कांस्टेंट है और R आपको मालूम होना चाहिए कि वो जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला है? हमने निकाला PV इज इक्वल टू NRT से, तो R जनरल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों कांस्टेंट्स को मिला के एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बनता भी है। एक कांस्टेंट होता है वेयर, अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ तो एक कांस्टेंट होता है R/Na। R/Na एक कांस्टेंट होता है जो कि एक्चुअली K से शो किया जाता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। दो कांस्टेंट को मिला के एक तीसरा कांस्टेंट बन सकता है। जाहिर सी बात है, ना R कभी बदलेगा ना Na कभी बदलेगा। जब दोनों ही कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बनता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हो। R होता है 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू है R की, इसको डिवाइड कराना है Na से। Na क्या है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है 6.023 10⁻23, और इसका जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, ये जो होता है ना, ये होता है प्रेजेंट इन 1 मोल। अच्छा, तो आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करो, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसको फाइनली हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.313 डिवाइड बाय 6.023 एक्सपोनेंट 23, ये आता है 1.38 10⁻⁻³ जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। ठीक है, इसका यूनिट होता है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई एक और कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फाइनली अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा देख लो। T अपनी जगह पे लिखा हुआ है,
1/3 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब नोट करने वाली बात यह है कि मैं कह रहा हूँ k बराबर है R/Na के, और यहाँ पे तो Na/R लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो k का भी रेसिप्रोकल इधर पुट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1/k को। बात समझ गए ना? अगर R/Na लिखा होता तो k लिख देता, लेकिन यहाँ पे तो Na/R लिखा हुआ है तो 1/k लिखना पड़ेगा, और ये mv² का एवरेज अलग से लिखा हुआ है। तो t बराबर आ गया 1/3k mv² का एवरेज। मैं क्यों mv² को ख़त्म नहीं कर रहा? आप याद रखिए, जो हम रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का करने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे होता है हाफ mv²। m भी चाहिए था, v का स्क्वायर भी चाहिए था, तो आखिर तक लेकर चल रहे हैं। अब सिर्फ बचा क्या काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए? यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो देखो ये बनेगा t इज इक्वल टू, ऊपर ये मल्टीप्लाई वाला 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड में आ गया 3k, और यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड वाला 2, ये आ गया 1/2, और बाकी सब चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई है mv² का एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो रही है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी एवरेज वाली है तो काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज वाला होगा। अच्छा जी, वेयर आपको पता है 2/3 और k कांस्टेंट है, सेंस 2/3k ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। देखो 2 और 3 तो कांस्टेंट होता ही है, कि मैंने आपको बताया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। देयरफॉर हमें पता है, इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब सभी कांस्टेंट है, और यहाँ पे बचेगा 1/2 mv² का एवरेज। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेकर आना है, कांस्टेंट इक्वल टू रिमूव होगा, तो सीधा सीधा फार्मूला बनेगा t प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv² का एवरेज, ठीक है। तो क्या रिलेशन बना ये फार्मूला ड्राइव करके? बेसिकली हमने सीखा क्या कि क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान में, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो टेम्परेचर होता है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्चुअली वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो किसी भी गैस का जो है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला हमें ड्राइव करना था, हमने इसको ड्राइव करा। लेकिन इसी डेरिवेशन के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, क्योंकि वो भी बड़ा अहम काम है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5, इसको यूज़ करते हैं एक और डेफिनेशन बनाने के लिए। तो अगर मैं इक्वेशन, आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, रिलेशन ड्राइव हो गया, लेकिन एक फार्मूला जो कि हमें पता होना चाहिए, इक्वेशन 5 से निकालते हैं। देखो ये लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 2/3k, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह पे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी मैं ड्राइव कर लूँ, तो वो आप यहीं से निकाल सकते हो। 3k जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपके किसी गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, सही है, मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर आप मालूम करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, कि एक मोल की कितनी होगी, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये एक मॉलिक्यूल की है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर 2 मोल की पूछूं, अगर मैं आपसे, ये एक मॉलिक्यूल की है ना, अगर मैं आपसे 2 मॉलिक्यूल की पूछूं तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, है ना। और अगर मैं बोलूँगा भाई 10 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये एक की है ना, बात समझ रहे हो ना, ये एक की है, और आपसे पूछा है कि 10 की बताओ, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें तो एक मोल की चाहिए। अब एक बात बताओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ऊपर बता चुका हूँ मैं, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि Na के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, अगर इसी को आपने मालूम करना है पर मोल, तो उसके लिए आप 3
KT/2 को मल्टीप्लाई करा दें Na से। एक मॉलिक्यूल की ये थी तो 2 की इसकी डबल होगी, 3 मॉलिक्यूल की इसकी 3 गुना हो जाएगी। तो हमें तो एक पूरे मोल की चाहिए, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आखिरी काम पता क्या हो सकता है, K और Na को मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू बन सकती है, तो फॉर्मूला आसान हो जाएगा। गौर से देखो, K और Na को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक वैल्यू बन सकती है। अगर ये Na जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na और K मल्टीप्लाई होकर R के बराबर हो सकता है। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3K के साथ आ गया साथ में Na और T अपनी जगह पे लिखा हुआ है डिवाइड में 2। तो ये जो पूरी वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, हमें मालूम है कि R एक्चुअली बराबर होता है K इंटू Na के। देयरफॉर अगर आप मालूम करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी कि एक मोल की कितनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 3RT/2। यानी मॉलिक्यूल के लिए 3KT/2 होता है और एक मोल की काइनेटिक एनर्जी के लिए वो होता है 3RT/2 के बराबर। ठीक है जी, तो तीनों काम हो गए हमारे आज के लेक्चर के। एक तो ये टेम्परेचर का रिलेशन हमें पता लग गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की जो है उसका फार्मूला मिल गया, और सारे मॉलिक्यूल्स की, यानी कि पूरे एक मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी मिल गया है। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।